हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 9 है। इससे पहले मैं 8 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम पेपर 2 भी डिस्कस कर रहे हैं। ईवीएस की भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं, एंड सीडीपी के भी 2-3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। हम एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना तो उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। तो एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। और सीटेट के साथ साथ ये सीरीज़ DSSB, NVS एंड KVS, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाते हैं सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पेपर 1 का EVS वाला सेक्शन, और इसके क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ EVS लर्निंग। इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव सोर्स है EVS लर्निंग के। ऑप्शंस आर फैमिली मेम्बर्स, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, या फिर न्यूज़पेपर्स, या फिर क्लासरूम। और आपको बताना है इनमें से कौन सा या फिर कौन कौन से सोर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं EVS लर्निंग के लिए, प्रभावशाली संसाधन हैं। तो देखो, EVS का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, राइट। तो इन्वायरमेंट के बारे में आप कैसे ज़्यादा सीखोगे, आप अपनी फैमिली में रह के भी सीखते हो, फैमिली मेम्बर को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर आप कम्युनिटी को भी ऑब्जर्व करते हो जिस कम्युनिटी में आप रहते हो। न्यूज़पेपर से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लासरूम इज़ नॉट द इफेक्टिव वे, कि सिर्फ आप क्लासरूम में ही सीखोगे ऐसा नहीं होता है ना। क्लासरूम में तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत लिमिट हो जाती है ना, आप सारे रिसोर्सेज को तो क्लासरूम में लेके नहीं आ सकते। तो जब आप बाहर रह के जितना ज़्यादा सीखते हो ना EVS के लिए, वो ज़्यादा होता है एक्सप्लोर करके खुद से सीखते हो, राइट, डेमोन्स्ट्रेट करके सीखते हो। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, B एंड C, और ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, सिद्धांत फॉलो होता है पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबल टू लोकल, के पहले आपको वर्ल्ड की चीज़ें बताई जाती हैं, फिर लोकल की। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, मतलब जो अमूर्त है, जो आपको दिख नहीं रहा, वो बताई जाती है, और फिर वो दिखाई जाती हैं या बताई जाती है जो आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट है अननोन टू नोन, या फिर जो चीज़ आपको नहीं पता वो पहले बताई जाती है, फिर जो आपको पता है वो बताई जाती है, या फिर नोन टू अननोन। अब आप बताओ, आपको खुद से समझ में आ गया होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। इन तीनों को देखो, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं कि पहले वो बताया जा रहा है जो बच्चे ने कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है, राइट, फिर वो बताया जा रहा है जिसके बारे में वो जानता है। तो ऑब्वियसली हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले उसको वो चीज़ें बतानी है जो उसको पता है, फिर वहाँ से मूव करते हुए हमें जाना है उन चीज़ों तक जो उसको नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS। तो आपको पता होना चाहिए, दो तरीके की असेसमेंट होती है आपकी, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। फॉर्मेटिव वो जो आप साथ साथ करते रहते हैं क्लासरूम में, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप साथ साथ असेसमेंट करते रहते हैं स्टूडेंट्स की। और सम्मेटिव कौन सी होती है, जो आप एंड में करते हैं, ठीक है, एक यूनिट कंप्लीट हो गई या एक सेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपकी सम्मेटिव असेसमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, इसने पूछा है कि कौन सा समेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। तो ऑप्शन है पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या फिर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। तो जो भी मैंने बताया, अगर आपको वो समझ में आया और अगर आपको पहले से भी पता था तो आपको करेक्ट ऑप्शन अपना पता चल गया होगा। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट कैसे हो सकता है, जब नाम ही आ गया ना एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, और यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन EVS। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप चिल्ड्रन को असेस कर रहे हो, ठीक है, जब बच्चों को आंकलन हो रहा है तो आपको क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। ऑप्शंस आर जजिंग द आंसर्स गिवन बाय द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, आपको बस ये देखना है कि बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं, वहीं से जज करना है उसको।
सेकेंड इज डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक, कि मतलब जब आपने एक बच्चे को चैप्टर पढ़ाया उसके बाद डिस्कस कर लो कि हमने क्या क्या सीखा क्लास में। थर्ड इज यूज इंडिकेटर्स फॉर द असेसमेंट या फिर क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सारे पॉजिटिव लग रहे हैं और जो पॉजिटिव नहीं लग रहा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें अलग अलग इंडिकेटर्स भी यूज़ करने चाहिए बच्चों को करने के लिए, किसी सिर्फ एक ही तरीके से नहीं उनको असेस करना, अलग अलग तरीक़ों से करना, ठीक है। क्वालिटिव असेसमेंट भी होनी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं देखना किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, और डिस्कस भी करना चाहिए हर चैप्टर के एंड में कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो हमें अवॉइड करना चाहिए, फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि जज नहीं करना बच्चों को कि उसने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं, उसको अप्रिशिएट करना कि एटलीस्ट उसने आंसर दिया, उसने एफर्ट्स किए आंसर देने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है अ टीचर ऑफ द क्लास 5th कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच शी आस्क हर इज टू चिल्ड्रन to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there। एक टीचर ने एक्सपेरिमेंट कराया, कुछ ड्रॉप डाली शुगर की ग्राउंड पर और बच्चों को बोला वेट करने के लिए जब तक चींटियाँ नहीं आ जाती। चिल्ड्रन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ टीचर। अब बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग तभी हो सकती है यदि टीचर क्या करे इनमें से, ओके। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोल रहा है encourages his or her children to observe the activity, वो बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बोले एक्टिविटी को कि आप ऑब्जर्व करो। encourage his or her children to share their experience, और उनको बोले कि आपने जो ऑब्जर्व किया अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ये करे। थर्ड इज encourage his or her children to observe share their experiences followed by the discussion on the activity, या फिर वो encourage करे बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए भी, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी, एंड फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी का मतलब है फिर उन चीज़ों पर डिस्कशन भी कराया जाए बच्चों के बीच में। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम रिलेटेड टू द एक्टिविटी। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हो ना, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई कि ऑब्जर्व भी कराना है बच्चों से, फिर उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करवाना है, और फिर वो डिस्कशन भी करना है बच्चों से कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डिस्कस करो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश दिया हुआ है हमें यहाँ पे। इन दिस लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है। तो आई होप सबको आंसर पता चल गया होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, डक एंड फिश सारे ही जो एनिमल हैं आपके, ये जो जलचर जिनको हम बोलते हैं पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रो है ये पानी में नहीं रहता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज क्रो, ओके। तो इस तरीके से हमें आंसर करना होता तो हमें पता होना चाहिए कौन से जीव जो है कहाँ पर रहते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिटी या स्टेट, यहाँ फिर मोस्ट लाइक फूड जो है जहाँ पे खाया जाता है। अब ये क्वेश्चन जब हमने रीजनल फूड वाली वीडियो की थी तो मैंने उसमें ये वाला क्वेश्चन भी कवर कराया था और ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में कवर किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ईवीएस की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब फर्स्ट बोल रहे हैं कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, तो हमें पता है हांगकांग में जो दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे स्नैक खाया जाता है, यानी कि कुक्ड स्नैक खाया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा फिफ्थ वाला। एक मिनट, हांगकांग क्या हो गया हमारा फिफ्थ, ठीक है। तो अगर आप देखो कि ए का फिफ्थ कहाँ पे दिया हुआ है, ए का फिफ्थ सब में दिया हुआ है लेकिन फोर्थ में नहीं दिया हुआ, तो ये कैंसिल हो गया हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। फिर केरला में क्या खाया जाता है, बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी, तो बी का हो गया फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट देखो सिर्फ सेकंड वाले में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हम सारे मैच कर लेते हैं। कश्मीर में खाया जाता है फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, ये सेकंड के साथ गया, तो देखो सी का सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे। एंड गोवा में खाया जाता है सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, जो कि कोकोनट में कुक्ड फिश होती है वो, तो डी का क्या हो गया थर्ड, और यहाँ पे डी का थर्ड दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कश्मीर में फिश खाई जाती है मस्टर्ड ऑयल में और गोवा में खाई जाती है कोकोनट ऑयल में। अब आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था हर चीज़ में कि कौन से रीज़न का
कौन सा फूड फेमस है। अब ये तो यहाँ पे 3-4 कवर हो गई यहीं पे इटसेल्फ, लेकिन वहाँ से आपको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मतलब नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ऑप्शंस हैं आउल, क्रो, बार्बिट या फिर मैना। ठीक है, अब आपको बताना है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। वो कंफ्यूजन क्या होती है, देखो पहले तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैना। जो मैना पक्षी होता है आपका, वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। लेकिन आउल से रिलेटेड भी ऐसा कुछ होता है, जो आउल होता है आपका, उल्लू होता है ना, वो ग्रेट एक्सटेंट तक अपनी गर्दन को रोटेट कर लेता है। तो आउल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, ये रोटेट कर लेता है अपनी गर्दन को ग्रेट एक्सटेंट तक, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैना झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। ठीक है, तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेज। अलग अलग हाउसेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ ऑफ थोर्नी बुशेज। मतलब राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, ऐसे घर में रहते हैं। फिर बी स्टेटमेंट है, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। जो मनाली हिमाचल प्रदेश में घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी इज इन लेह 2 floor houses are made of stones. The ground floor is for animals and for storing necessary things. जो ले में घर होते हैं 2 फ्लोर के होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग एनिमल और नेसेसरी थिंग्स को रखते हैं और सेकंड फ्लोर पर खुद रहते हैं। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, स्टेटमेंट ए ये करेक्ट है, राजस्थान में इसी प्रकार के घर होते हैं। लेकिन जो बी है ना, ये मनाली में नहीं होते, ऐसे घर आसाम में पाए जाते हैं आपके। एंड सी इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेह लद्दाख में इसी टाइप के होम स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम आपकी जो ईवीएस की वीडियो आएगी उसमें हम जो हाउसिंग पैटर्न होते हैं डिफरेंट रीजन्स के, उसी को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। तो फिलहाल अपना करेक्ट आंसर देखते हैं, ए एंड सी इज़ करेक्ट, और ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा ईवीएस वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में दिया हुआ है, और जो हमने एनिमल वाला मैंने किया था, एनिमल और उनकी हैबिट्स क्या होती हैं, उसमें मैंने ये टॉपिक कवर कराया हुआ है अच्छे से, तो आप वो भी ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है हर एग्जाम में एक। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली अ डे। अब बोल रहे हैं कि एनिमल जो हैं सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे ही रेस्ट करते, ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एनिमल्स ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं करते, 2 से 4 घंटे ही पूरे दिन में करते हैं। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। एक अडल्ट एलिफेंट 200 kg लीव्स खा जाता है एक दिन में, या फिर 2 क्विंटल लीव्स खा जाता है दिन में। इसको देखते हैं अभी। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। तो ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पर, ये एकदम करेक्ट है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। तो ये भी हमने करा था कि हर्ड में 12 से 13 एलिफेंट होते हैं, बेसिकली फीमेल होती हैं और उसमें बच्चे होते हैं, जहाँ पर जो ओल्ड फीमेल होती है वही सब कुछ डिसाइड करती है। अब सेकंड बी वाला जो स्टेटमेंट है आपका, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg लीव्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 100 kg या 1 क्विंटल तक लीव खा लेते हैं एक दिन में, 200 नहीं। अब 200 से रिलेटेड क्या था, आप वो वीडियो देखना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 200 जैसा भी हमने कुछ एलिफेंट वाले सेक्शन में पढ़ा था। तो हमारा क्या सही हो गया, ए सी एंड डी। अब ए सी एंड डी कहाँ पे दिया हुआ है, देखो थर्ड ऑप्शन में ए सी एंड डी दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो और अपना फीडबैक प्रोवाइड कराया करो, ताकि मैं आगे और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ आपके लिए और अच्छे से सेशंस को लेके आ पाऊँ। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।